वेलकम 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 टू द एपिसोड 2 ऑफ लॉर्डकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में। बुक रिव्यू नंबर 1 है ये। सबसे पहली बुक की जो हम बात करने वाले हैं, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का नाम। ये पर्सनल फाइनेंस की जो सेक्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको फाइनेंस के बारे में सीखना है तो कोई भी आपको बोलेगा कि सबसे पहली बुक जो है जो आपको पढ़नी चाहिए वो डेफिनेटली रिच डैड एंड पुअर डैड है। और इस बुक की खासियत ये है कि इसमें इकोनॉमी फाइनेंस को समझाया गया है। तो फाइनेंस को समझाने के लिए इसमें डिफिकल्ट मैथ्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब मैथ्स देख के आदमी बोर हो जाता है, जो फाइनेंस वाला मैथ्स है। बट इसमें आपको एक छोटे बच्चे की तरह समझाया गया है। इस बुक की कहानी ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के लेखक है, उन्होंने बताया है कि कैसे उनके पास बचपन में दो डैड थे। दो डैड यानी एक डैड उनके जो थे वो, जिन्हें पुअर डैड कहा गया है, जो कि उनके खुद के डैड थे। और दूसरे जो रिच डैड है वो उनके परम मित्र जो है माइक, उनके डैड थे। तो इन दोनों ही डैड से उनको क्या क्या सीखने को मिला, इस बारे में ये किताब है। और हम जब 9-10 साल की उम्र में रॉबर्ट ने अप्रोच किया था माइक के डैड को कि आप मुझे सिखाएं कि पैसा कैसे बनाया जाता है, हाउ टू बिकम रिच। उस वक्त जिस प्रकार से माइक के डैड ने माइक और रॉबर्ट को मिलके जो ज्ञान दिया था 9-10 साल की उम्र में, उस ज्ञान को इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। और ये सिर्फ एक गाइड नहीं है हाउ टू मेक मनी, आप इसको एक कहानी भी कह सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे किस्से बताए गए हैं उनके बचपन से। और मतलब किस प्रकार से उन छोटे छोटे किस्सों ने अफेक्ट किया है, जिस प्रकार से रॉबर्ट का माइंडसेट बना है मनी की टूवर्ड्स। तो आज मेरे साथ यहाँ पे है मेरे दोस्त अभिषेक। आई कॉल हिम शेक इट नाउ। सो ही इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स। एंड इस बुक के बारे में बात करने के लिए जब सबसे पहले जो नाम मेरा दिमाग में आया, डेफिनेटली ही वाज द राइट चॉइस टू डिस्कस अबाउट दिस बुक, क्योंकि among all the people I know, he has the right knowledge about finance. तो अभिषेक, आपने ये बुक सबसे पहले कब पढ़ी थी? सबसे पहले ही मैंने ये बुक पढ़ी है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम रील्स में इतने स्क्रॉल किए हैं मैंने 11th-12th में। और एजुकेशन में मैंने देखा है कि मैं बचपन से मेरा दिमाग मनी के ऊपर साइड बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है मेरा। और स्टार्टिंग में मैंने गूगल करके भी देखा कि अगर फाइनेंस में जब नॉलेज चाहिए अदर देन स्टडी मटेरियल, तो सबसे पहले बुक का नाम आता है, यही बुक का नाम आता है। तो इसलिए और रीडिंग की जर्नी जर्नी भी मैंने यही बुक से स्टार्ट की है। इसलिए ये बुक से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। और माइंड जो पर्सपेक्टिव है मनी के लिए, वो भी बहुत चेंज हुआ है ये बुक की वजह से। ओके। और मतलब मैंने भी मतलब सबसे पहले जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था ये बुक को पढ़ना शुरू किया था। और मुझे याद है कॉलेज की लाइब्रेरी में ये ऐसे एक छोटा सा कबर्ड है हमारे, वहाँ पे ये बुक रखी हुई है। और इस बुक को मतलब किसी ने मेरे से पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पढ़ा था, वो कुछ 10-12 साल पहले। और उसके बाद उसके 4-5 बार इशू किया मैंने ही उस बुक को खत्म करने तक। और अभी भी शायद जाओगे तो उस बुक के ऊपर मेरा ही नाम है 4-5 बार। सो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी, मतलब कॉलेज में टाइम काटने के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी। ये नाम सुना हुआ था मैंने कहीं ना कहीं, तो सोचा कि क्यों ना बुक पढ़ी जाए। और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, इस बुक में ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंसान को समझनी चाहिए मनी के रिलेटेड, जो बताई गई है हमको। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, इंसान उन बेसिक्स को इग्नोर कर देता है जो कि बेसिक्स उसको पता होनी चाहिए। तो हुँ, सही बात है कि ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंस रिलेटेड लोगों को ही पढ़नी चाहिए। मैं तो एक्चुअली सजेस्ट करूँगा कि मतलब हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या मिडल क्लास हो। रिच लोग तो इसको पढ़ते ही है, पर हमें हम जैसे जो अभी भी मिडल क्लास है और जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये। क्योंकि इसमें जो बताया है वो स्पेशली रैट रेस को इन लोग ये रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने बहुत स्पेसिफाई करके ये बताया है। हाँ, मतलब बुक में बताया गया पर्सनल फाइनेंस जो टर्म है कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग रिच। रिच यानी ये टर्म इसी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज हुई है कि अगर आप इस बुक के रूल्स को फॉलो करोगे तो आप क्रेजी रिच हो जाओगे, आप बिलियनर मिलियनर बन सही। जाओगे। इट्स हुँ, अबाउट मैनेजिंग योर मनी। इट्स अबाउट कि तुम जितना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है उसको तुम किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे तुमको बेटर रिटर्न मिल रहे हैं, ना कि इस प्रकार से कि तुम क्रेजी रिच हो जा रहे हो।
इट्स अबाउट बैलेंसिंग इट, मतलब तुम अपने मनी को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हो, वो हम आगे जानेंगे। बुक को ओवरऑल रेटिंग क्या दोगे अगर आप 10 में से कहोगे तो? क्या लगता है आपको 10 में से कितने मिलने चाहिए? और 10 में से मैं 9 की रेटिंग देना चाहूँगा। अच्छा। और वो एक मैंने इसलिए कम किए क्योंकि जो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बुक की उनमें ऐसे कोई कोई पॉइंट्स है, कोई कोई उसमें ऐसे भी थियरीज है जो इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यूएस यूएस की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया से। तो वो थियरीज कभी-कभी इधर अप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए मैं वो एक कम करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट, मतलब अडेप्टेबिलिटी शायद इस बुक में थोड़ी सी लैक कर सकती है, हुँ, क्योंकि लैग कर मैंने सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था जो बियर बाइसेप्स पे आया था। उस पे वो रियल बात लाइफ कर रहे पे थे यस। कि कैसे, मतलब हाउ अमेरिका इज गोइंग टू, मतलब ये कि एंड वगैरह, मतलब अमेरिकन फाइनेंस विल, अमेरिकन अगर इकोनॉमी गोइंग टू एंड। तो यस। कहीं ना कहीं उनका एक अप्रोच, जनरल अमेरिकन का यही अप्रोच होता है, उनको लगता है अमेरिका ही पूरी दुनिया है। बट हाँ, हुँ, इसके बाहर भी दुनिया है, उनको पता होना चाहिए सब। फिर हम बढ़ते हैं बुक की ओर, स्पेशली अगर स्टार्टिंग में जब बुक की शुरुआत होती है तो रॉबर्ट कियोसाकी और उनके जो दोस्त है माइक, वो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, और जो कि एक बहुत ही नामी स्कूल होता है जहाँ पे बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और रॉबर्ट और माइक जो है ये दो ही बच्चे होते हैं जो कि उतने रिच नहीं होते हैं, जिसका मतलब वो मिडिल क्लास होते हैं बट कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन दे आर पुअर। तो वो यस। जब वो अपने फादर के पास आते हैं, जो पुअर डैड जिन्हें कहा गया है, तो उनके पास जब आते हैं और कहते हैं कि हम रिच क्यों नहीं है, तो कहते हैं कि उनके जो फादर है वो कहते हैं कि क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं, मतलब आई थिंक वी आर वेरी मच, मतलब जीवन में हम सेटिस्फाइड है, और आई डोंट थिंक कि उतने मनी इज इम्पोर्टेंट दैट। और अगर वो कहते, रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे भी रिच होना है एक दिन, सो वो ऑब्वियसली फोर्स करने लगते हैं अपने फादर को कि बताए कैसे रिच होना चाहिए। तो फादर कहते हैं कि पढ़ाई करो, ग्रेड्स अच्छे लाओ और ये। बट रॉबर्ट फिर भी उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते। और फिर जो रॉबर्ट के फादर है वो उनको कहते हैं कि क्यों ना तुम ये सवाल माइक के जो डैड है, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनसे पूछो। तो यस। फिर ये बात रॉबर्ट अपने दोस्त माइक को बताते हैं। और फिर उनकी जर्नी चालू होती है रिच डैड से सीखने की अबाउट द पर्सनल फाइनेंस। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग सी कहानी अनफोल्ड होती है उस स्टोरी में, कि सबसे पहले जब उनको कहते हैं फादर कि यू शुड लर्न टू मेक मनी, जब पुअर डैड उनको कहते हैं कि यू शुड लर्न टू मेक मनी, तो उस मेक मनी जो फ्रेजेस को बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, सीरियसली ले लेते हैं। और एक्चुअल में वो जो अपने टूथपेस्ट के जो ये आते हैं, टूथपेस्ट ढक यस। वो स्टील वाली टूथपेस्ट के ढक्कन, उनसे वो कॉइन्स बनाना चालू कर देते हैं, जो कि इलीगल होता है। बट वो इल्लीगल एज होता है, यस। 9-10 साल के बच्चे के लिए वो उसको पता नहीं है क्या लीगल है क्या लीगल है। उसने पैसे बनाने के मतलब को लिटरली ले लिया। सो काफी एक इंटरेस्टिंग फनी, बट उससे एक पता चलता है कि हाउ सीरियस रॉबर्ट एंड माइक वेर टू अंडरस्टैंड अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम द मेकिंग वेरी यस। अर्ली एज। तो ऑब्वियसली जो फादर है उनके पुअर डैड, उनको थोड़ा बहुत ये तो लगता है कि इलीगल काम कर रहे हैं बच्चे, बट उनको इस चीज की समझ नहीं है। बट उनकी डेडिकेशन को देखते हुए वो माइक के फादर का नाम सजेस्ट करते हैं कि प्लीज आप उनके पास जाइए और ये कीजिए। और उसके बाद जब फर्स्ट चैप्टर में जब जाते हैं दोनों ही, माइक और रॉबर्ट, उनके पास, माइक के फादर के पास, तो वो उनको बहुत ही मिनिमम पेमेंट पे एक बहुत ही बोरिंग सी जॉब दे देते हैं। हुँ, फिर उस जॉब से 3 हफ्ते बोर होकर फिर माइक गुस्सा करते हैं उनपे, कहते हैं कि आप एक छोटे बच्चे से इतना काम एक करवा रहे छोटे हो, बच्चे। प्लीज, और पैसे भी कम दे रहे हो। तो फिर उसके बाद जो उनकी रिएक्शन होती है बहुत ही ये होती है कि वो समझाने लगते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है समझना। हाँ, वो समझाने लगते हैं वो आगे की स्टोरी, कि मतलब क्यों ये उन्होंने करवाया था, और उसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर इट, दे मेक मनी वर्क यस। फॉर देम। सो इसके बारे में क्या, इसको कैसे एक्सपांड करेंगे आप? बिफोर गोइंग ऑन चैप्टर 1, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो क्यूरियोसिटी थी मनी के रिलेटेड, दोनों बच्चों की, माइक और रॉबर्ट की,
उनकी क्यूरियोसिटी उधर उनके पेरेंट्स से नहीं, बल्कि उनका जो सराउंडिंग्स था स्कूल में, वो जैसे कि आपने कहा था कि उनके फ्रेंड्स जो थे वो थोड़े रिच थे कंपेयर टू देम। तो उनका जो ये सराउंडिंग अपना जो रहता है, जो अपना ऑरा रहता है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है कि तुम्हारे सोच कैसा है। कि अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो बच्चा स्टार्टिंग से ही स्लम एरिया में रह रहा है, उसके दोस्त लोग भी स्लम है, तो ही ही माइट नॉट बी थिंकिंग मोर अबाउट मनी। और एक तरफ ऐसा ऐसा होता है कि वो बच्चा सिर्फ मनी के बारे में ही सोचेगा, और कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे को जॉब मिल जाए और मैं सेटल हो जाऊं, क्योंकि स्लम उन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी है। एक तो वो सोचेगा कि मेरे को पूरा अमीर बनना है, एक तो वो सोचेगा मेरे को जैसा है मेरे को वैसा ही रहना है। तो उनका जो थिंकिंग था वो अलग था। उन्होंने डायरेक्ट सोचा कि मुझे अमीर ही बनना है। उधर से उनका थिंकिंग चालू हुआ। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है, फिर हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं फिर से कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। ये जो है, इसमें जब बताते हैं कि क्यों उन्होंने पैसे नहीं दिए, ये बताने के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप पैसे के लिए नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पसंद है या फिर जरूरी है आपके लिए। आप इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पेमेंट मिलने वाली है 10 सेंट की जो शुरुआत में देते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दी। फिर अगले 3 हफ्ते के लिए रॉबर्ट को बिना पैसे के काम करना पड़ा था। और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि वो रॉबर्ट को कहते कि मैं तुमको 1 घंटे के $1 दूंगा, $2 दूंगा, और फिर कहते $5 तक दूंगा। बट फिर रॉबर्ट के दिमाग में चल रहा होता है ले लूं, बट वो कहते हैं कि नहीं, नहीं लेते हैं। रॉबर्ट और माइक दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें $5 पर आवर भी नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही हाई इनकम होती है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि जो वर्कर होते हैं, अडल्ट वर्कर्स होते हैं, उनको भी $5 से कम ही पेमेंट मिलती थी। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि दो छोटे बच्चों को $5 पर आवर पेमेंट मिलने वाली थी, मतलब ऑफर कर रहे थे, तो फिर भी उन छोटे बच्चों ने कहा कि भाई नहीं चाहिए हमको, वी आर हियर टू लर्न अबाउट मेकिंग मनी। वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन था। उसमें एक कैरेक्टर है मिसेस मार्टिन। मिसेस मार्टिन नाम का एक कैरेक्टर है जो कह सकते हो माइक माइक के जो फादर है, उनकी पर्सनल असिस्टेंट टाइप थी। पर्सनल असिस्टेंट। तो वो उनका भी जो कैरेक्टर है वो, मतलब वो कहते हैं माइक के फादर की वो मेरे लिए मदर की तरह है, बट स्टिल आई, मतलब स्टिल वो अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए काम कर रही है। वो शी इज नॉट मतलब वर्किंग टू गेट रिच, मतलब द वे शी थिंक्स, शी गेट्स हैप्पी व्हेन शी गेट्स अ चेक, एंड ऑब्वियसली द वर्क शी डज might not be interesting to her. मतलब so if you are working, make sure you work for what you like, नॉट फॉर द मनी। क्योंकि अगर मनी आपका मोटिवेशन होगा ना, तो इट्स लाइक अ लूप। आपको एंड में जो रस मिलेगा ना मनी मिलने का, बट उसके लिए आप तैयार रहोगे सफर करने के लिए फॉर द होल मंथ। वो जो होल मंथ की सफरिंग है ना, वो आप गो थ्रू करोगे जस्ट टू गेट दैट एंड चेक, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना टॉक्सिक लूप बोल सकते हैं उसको। उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। फॉर दैट ट्रेन योर सेल्फ टू नॉट वर्क फॉर मनी। ये है फर्स्ट चैप्टर का जो सार पूरा है। And as you said that Mike's father offered them 5 cent, 10 cent for an hour. Here they wanted. Here Mike's father wanted not only wanted to teach them about money, but he was also indirectly teaching that opportunities come and go. The important thing is being able to take quick decision at that time is an important skill, and here he wanted to teach them this important skill of taking opportunities. And if the opportunities are sometimes the opportunities are not right, and that decision making is more important at that point of time. Quick decision making is more important. बिल्कुल सही वक्त पे सही डिसीजन लेना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कला होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो डेफिनेटली एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बट इट शुड बी क्विक एज वेल। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं कहानी में, जब हम आगे बढ़ते हैं, हमको पता चलता है कैसे माइक और रॉबर्ट ने अपना पहला बिजनेस सेटअप किया, जो कि था जब मिसेस मार्टिन जो है, जिनकी हम कहानी में पहले बात कर रहे थे, जो कि पर्सनल असिस्टेंट है माइक के फादर की, वो एक कॉमिक बुक के जो फ्रंट कवर है वो काट के
कॉमिक बुक स्टोर वाले को दे रही थी और बाकी की कॉमिक बुक फेंक दे रही थी, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉमिक का। सो इससे उनको एक आइडिया आया स्प्लिट सेकंड में, जो डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे थे, वो उस डिसीजन मेकिंग का हमको एक, उन्होंने डिसीजन बनाया कि क्यों ना हम एक कॉमिक बुक रीड करने का एक लाइब्रेरी बना दे, मिनी लाइब्रेरी करके छोटी, कि हम 10 सेंट में 2 घंटे लोगों को कॉमिक बुक पढ़ने देंगे। तो उन्होंने उस कॉमिक बुक स्टोर वाले के साथ डील की। वो कहते कि हम सैटरडे को आके आपके पास काम करेंगे और अब हमको बुक्स दे दीजिएगा ताकि हम हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप कर सकें। तो वो डील भी 3 हफ्ते उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और वहां से भी उनको थोड़ा बहुत पैसा मिला। बट कुछ रीजंस की वजह से वहां पे मोहल्ले में फाइटिंग वगैरह होने लगी बच्चों की, तो उन्होंने वो बंद किया। बट इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप, दो इट वॉज फर्स्ट है। फेलियर इन द एंड, बट द आइडिया वॉज ब्रिलियंट। उस पर उन्होंने काम किया और थोड़ा बहुत उनको सीखने को मिला उससे, और फिर तुरंत उन्होंने अगले बिजनेस पे ये किया। मतलब द बिगिनिंग उन्होंने जो स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनको फिर हर अपॉर्चुनिटी जो उनको छोटा भी वो दिखता था ना, छोटी अपॉर्चुनिटी भी उसको वो सीज करने की कोशिश करते थे, उसको कैपिटलाइज करने को देखते थे। तो ये एक जो थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर द मनी, हम मनी को हमारे लिए काम करवाएं, काम ये जो करो। थॉट प्रोसेस। इधर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। कभी भी किसी भी काम में फर्स्ट स्टेप लेना बहुत करेज लगता है फर्स्ट स्टेप लेने के लिए कभी भी। ये ओवरऑल हमको कहानी बताई गई थी कैसे दोनों का जो माइंडसेट है माइक और रॉबर्ट का, उनको बिजनेस की तरफ डाइवर्ट किया विदाउट, मतलब जो लेक्चर और जो थ्योरी वाला पार्ट स्किप करके कैसे प्रैक्टिकली माइक के फादर ने उनको एक्सप्लेन किया सब कुछ। और फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अब जब हम बात करते हैं, लाइक अभी मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरा कोर्स जो है वो स्टेम कोर्स है। तो स्टेम कोर्सेज में क्या होता है कि जनरली हमको बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, और लाइक 50-60 सब्जेक्ट होते हैं हमारे ओवरऑल इंजीनियरिंग में। और उसमें बहुत ही, मतलब आई डोंट थिंक कोई भी कोर्स ऐसा है जिसमें हमको पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने को सिखाया जा रहा है, जहाँ पे हम जो अर्न करने वाले हैं मनी फ्यूचर में उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे उसको सेव किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये बताया जा रहा हो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया में जो है, अगर हम जैसे यूएस की बात नहीं करते जिस प्रकार से रॉबर्ट ने बुक लिखी है, हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में 3 टाइप के ये होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। तो आर्ट्स में तो बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, साइंस में मेजोरिटी बच्चे जाते हैं जो आइदर बायोलॉजी फील्ड लेते हैं या फिर मैथमेटिक्स की फील्ड लेते हैं। और दोनों ही फील्ड में कोर्सेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट जो सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का, वो नहीं है कहीं ना कहीं, जिससे बच्चे जो है बड़े होके पैसा तो कमा रहे हैं बहुत, बट द राइट इन्वेस्टिंग वो नहीं सीख पा रहे। कॉमर्स के बच्चे हालांकि लाइबिलिटीज एसेट के बारे में सीखते हैं, तो फिर उनका वो फायदा है। बट साइंस के जो बच्चे हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं, उनको भी सिखाना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ जो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरस्टैंड करने की जो समझ है उन बच्चों को आनी चाहिए मेरे विचार में। और कहीं ना कहीं लैक करती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस एस्पेक्ट में। But even in the commerce, even in the commerce sector, the financial literacy is not given. Yes, commerce is a sector of finance, but in BCom, in BBA, in just take an example of any other course, BCom honors, or there are many other courses in it. Financial literacy is not taught in it. उनमें सिर्फ एसेट्स बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कितना खर्चा करना चाहिए, वो सब नहीं सिखाया जाता है। उनमें सिर्फ सिखाना सिखाया जाता है कि हाँ इतना खर्चा किया है तो इतना हमने कमाया है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, लॉस प्रॉफिट कमाना बढ़ाना कैसे है, वो सब नहीं सिखाया जाता है ये सब में। उसके लिए आई विल नॉट से दैट कॉमर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी यू शुड टेक कॉमर्स, बट यस कि थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हर कोर्स, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, जैसे लाइक अभी इंजीनियरिंग में हमको एक कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स था, बहुत बढ़िया था। फिर डेमोक्रेसी इलेक्शन गवर्नेंस का कोर्स था, जहाँ पे हमको इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में सिखाया गया था। और ऐसे आगे जाके भी छोटे मोटे कोर्सेस आने वाले हैं माइनर में, और छोटे छोटे माइनर्स होते हैं बायोलॉजी में और वगैरह, हर फील्ड में होते हैं। तो
दो तीन माइनस फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी होने चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। दैट्स यस। व्हाई फाइनेंस हर कोई भी सेक्टर में आप पढ़ रहे हो होना चाहिए। काइंड ऑफ एड ऑन कोर्स होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, लाइक जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है उस प्रकार से एक फॉरेन फाइनेंशियल लैंग्वेज। लिटरेसी का कोर्स वैसे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, बट अगर आप कोई डे जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ आपको अपने एसेट्स जो है उनको इस प्रकार से बिल्ड करना चाहिए कि आप एसेट्स के थ्रू आप एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर रहे हो, आप एक अलग से मनी बन रहा हो आपका एसेट्स के थ्रू। इन शॉर्ट क्या उसमें क्या कहा गया है कि वॉट एवर इज योर प्रोफेशन यू शुड हैव योर ओन बिजनेस। यस, तो बिजनेस एज इन मतलब एसेट्स होने चाहिए आपके अलग से, नॉट इन द सेंस कि आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो अलग से, बट आपके पास ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए जिनसे मनी जनरेट हो रहा हो। जैसे रॉबर्ट ने एग्जांपल दिया कि वो मरीन कॉर्प्स के लिए काम करते थे और जेरोक्स जो कंपनी है उसके लिए भी काम करते थे एज अ प्रोफेशनल, बट अलोंग साइड उनका एक मतलब रियल एस्टेट का ये था कि वो रियल एस्टेट खरीदते थे और वो बेचते थे। उनका एक, वो कहते हैं कि आई डोंट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट टू मेक मनी, बट मेरे को क्या बोलते हैं ना, बिल्डिंग्स ही पसंद थी। तो इस वजह से उन्होंने उस बिजनेस को अपनाया। और आप ऐसे लाइक रियल एस्टेट आप अलग भी एसेट्स को बिल्ड कर सकते हो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में हम यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया बुक है। 350 पेजेस आई थिंक 7 या 8 घंटे में आप खत्म कर सकते हो अगर आप स्लो रीडर भी हो तो। एंड बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। फिर अगला चैप्टर आता है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। इसमें एक कहते हैं ना एक वॉर टाइप है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की। सोशलिज्म जो है वो पुअर डैड जो है हमारे कहानी की, वो माइक के डैड, वो ये कहते हैं कि जो टैक्स है वो रिच लोगों को देना चाहिए, क्योंकि रिच लोग पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाते हैं। और जो रिच डैड है वो कहते हैं कि रिच लोग जो है वो अपने दिमाग से पैसे कमाते हैं और उनको गवर्नमेंट को पैसे देने की शायद जरूरत नहीं है। अब अगर हम आइडियलिस्टिकली सोचे, मतलब अगर हम अच्छे बनने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं लगता है हमको कि यार रिच लोग ना गरीबों से पैसा ये करते हैं कि मतलब गरीब लोग जो होते हैं वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और जो रिच लोग होते हैं वो उतना काम नहीं करते और ये उनसे पैसा लेते हैं। बट जो कैपिटलिस्टिक थिंकिंग वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुअर लोग हैं दे हैव चोजन देयर लाइफ एज दैट, और रिच लोग हैं वो दे थिंक दैट वे। उनकी जो थिंकिंग है उसके लिए उनको वो ये मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है दे उस थिंकिंग का। दे दे मेक देयर मनी टू वर्क फॉर देम। ये एग्जैक्टली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और इसलिए अमीर अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है। और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हालांकि पुअर डैड कहते हैं कि रिच लोगों को मतलब टैक्स जरूरी इसीलिए है कि रिच लोगों को पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स इनडायरेक्टली रिच से गवर्नमेंट पे जाएगा, गवर्नमेंट से पुअर लोगों के पास जाएगा। बट सत्य ये नहीं है, जो रिच लोग हैं वो अपने पैसे इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं कि वो उनको टैक्स देना ना पड़े। इसके कारण क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं ना वो टैक्स देते ही नहीं है, मतलब बहुत कम टैक्स देते हैं। और एक्चुअल जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 ग्राफ्स है, अगर मैं शायद लगा हुआ हूँ वीडियो में तो मैं लगा दूंगा। 3 ग्राफ्स है और उन 3 ग्राफ्स में पहला ग्राफ है पुअर का। तो पुअर का होता है इनकम और एक्सपेंसेस। तो यही दो चीजें होती है पुअर लोगों के ग्राफ में। मिडिल क्लास लोगों के ग्राफ में होता है इनकम, एक्सपेंडिचर, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें होती है, एसेट्स में कम चीजें होती है। और जो टैक्सेस बहुत सारे उनको देने पड़ते हैं उस वजह से, क्योंकि उनके पास लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है। और जो रिच लोग होते हैं उनका ग्राफ होता है इनकम, एक्सपेंस थोड़े बहुत होते हैं नॉर्मल, मतलब जितने मिडिल क्लास के हैं उतने एक्सपेंसेस होते हैं। ये होता है फिर लायबिलिटीज और एसिड। एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, लायबिलिटीज कम होती है, उसके कारण उनको पैसा कम देना पड़ता है। उसके कारण उनको पैसा कम देना पड़ता है। तो इस वजह से जो है टैक्स थेफ्ट जिसको कहते हैं ना, जो रिच लोग टैक्स को इवेड करते हैं और एक्चुअल में जो टैक्स देना पड़ता है वो मिडिल क्लास लोगों को देना पड़ता है, जिनके मतलब फिर इसीलिए द रीजन है कि मिडिल क्लास जो है
मिडिल क्लास वर्ग जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है टैक्स के बारे में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि क्यों एक्चुअल में मिडिल क्लास लोग जो है वो उस बैरियर को ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। फिर उसके बाद और एक बात रॉबर्ट कियोसाकी ने की है कि ऑलवेज माइंड योर ओन बिजनेस। ये कॉन्टेक्स्ट में देखा तो ऑलवेज माइंड योर ओन बिजनेस इज अ रूड सेंटेंस, बट वो कहना ये चाहते हैं कि ऑलवेज माइंड योर ओन बिजनेस इन द सेंस ऑफ मेकिंग योर एसेट कॉलम स्ट्रांग, नॉट दैट कि जैसे कि आप कहा था कि मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग उधर ही अटक जाते हैं। उन लोग अपना एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि मुझे महीने में इतना पैसा आ रहा है, इतना खर्चा करना है, और बचता है उसमें उसमें सेविंग्स में डाल देना है, एफडी कर देना है। कितना ही है उनका माइंड ऑफ, उनका थिंकिंग ही उतना रह गया है। इसके लिए उन लोग टैक्स भरते जाते हैं और गवर्नमेंट को पैसा मिलता जाता है। और इनडायरेक्टली जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनका पैसा किसको जाता है, तो गवर्नमेंट का पैसा स्कीम्स के थ्रू पुअर को जाता है। और उन वर्क हो जाता और है, जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रिच लोगों वो को, रिच लोग हो जाता है। मिडिल क्लास का जो पैसा है वो पुअर को जाता है और रिच को जाता है। ये ओवरऑल टैक्स का है। ये इसीलिए जो रिच डैड है वो इस सबको समझते हैं और वो कहते हैं कि टैक्स इसीलिए शायद उतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद टैक्स को नहीं होना चाहिए। और जो पुअर डैड है, जो जिनको लगता है कि यार टैक्स तो जरूरी है कि वो गरीबों की मदद कर रहा है और मिडिल क्लास की मदद कर रहा है और रिच लोगों से पैसा ले रहा है, बट एक्चुअली मिडिल क्लास का पैसा जा रहा है गरीबों को। और एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ मैं टैक्स के ऊपर कि जो ब्रिटिश लोग थे जिनका पहले रूल था अमेरिका पे, जो रूल करते थे अमेरिका पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे, एक बॉस्टन टी पार्टी नाम का एक इंसिडेंट था जहाँ पे टी पे टैक्स लगाया था, 2% टैक्स था सिर्फ। वो 2% टैक्स ब्रिटिश लोगों ने अमेरिकन पे लगाया था चाय पे, और उसके ऊपर से अमेरिकन रिवॉल्यूशन को ट्रिगर किया गया था कि हम 2% टैक्स नहीं दे सकते। और आज की डेट में एक एवरेज अमेरिकन इंडिविजुअल 15 से 20% टैक्स दे रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। जहाँ पे आप ब्रिटिश से बचने के लिए 2% टैक्स नहीं देना चाहते थे, वहां पे आप आज 15 से 20% टैक्स दे रहे हैं अपनी इनकम का। तो दुनिया किस प्रकार से बदल रही है इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब कि पहले लोग छोटे टैक्स पे भी ये करते थे, बट आप इतना बड़ा टैक्स दे रहे, इतना लार्ज चंक ऑफ इनकम दे रहे हैं गवर्नमेंट को और उस पर कुछ नहीं कह रहे और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये हिस्ट्री की। उसके बाद द रिच इन्वेंट मनी, ये एक चैप्टर नंबर 5 है। रिच किस प्रकार से अपने एसेट्स के थ्रू मनी को बनाते हैं, इन द सेंस कि उनको मनी खत्म होने, मतलब जो एक्चुअल रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, नॉट जिनके पास बहुत सारा मनी है, जिनके पास बहुत सारा मनी है वो भी कोलैप्स कर जाते हैं। इसमें एग्जांपल दिया था 1927 में, 12 बिजनेसमैन थे, उनके कुछ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो गए, मतलब एक क्या बोलते हैं, रिसेशन आया था 1929 का। उसके बाद हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं वो सबका बिजनेस चौपट हो गया, 12 के 12 बिजनेसमैन का, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास रिच माइंडसेट नहीं था। वो रिच जरूर थे बट माइंडसेट नहीं था। बट रिच रिच माइंडसेट उन लोग जिसका एक्चुअली रिच माइंडसेट होता है, उन लोग मनी पे फोकस नहीं करते, उन लोग वेल्थ पे फोकस करते हैं। और मनी और वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, मनी और वेल्थ के इस डिफरेंस को स्टैगर। मनी मनी जो है अपन एज अ एक्सपेंस अपन मनी को यूज करते हैं। वेल्थ वेल्थ को हम जमा करके रखते हैं, वेल्थ को हम सेविंग्स में रखते हैं। सेविंग्स नॉट इन द सेंस कि हम बैंक में पैसा रख रहे हैं। सेविंग्स को हम एक क्या बोल सकते हैं कि हम एसेट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको वेल्थ बोला जाता है। जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ राकेश झुनझुनवाला, कि अब हम न्यूज में देखते हैं कि उनके वेल्थ है 42,000 करोड़। अभी उनके बैंक अकाउंट में 42,000 करोड़ तो नहीं होंगे,
उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, अभी ऐसा नहीं कि उनको कल लग रहा है 42,000 करोड़ कुछ खरीदने के लिए, तो वो तुरंत 42,000 करोड़ बैंक से निकालेंगे और खरीद लेंगे। उसको कभी ऐसा नहीं बोला जाता है। उसको वेल्थ बोलते हैं। और मनी एक होता है कि अ, जो अपन एक्सपेंस के लिए यूज करते हैं। आज हमें वो खरीदना है तो हम मनी यूज करते हैं एक्सपेंस के लिए। कभी हमने अपने वेल्थ से पैसा निकाल के हम कभी उसको कुछ खरीदते नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें। इसलिए उन लोग दे दे फोकस मोर ऑन मनी, दे फोकस मोर ऑन वेल्थ, नॉट ऑन मनी। एंड जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो पुअर लोग होते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी, नॉट क्रिएटिंग वेल्थ। हाँ, मेकिंग मनी फॉर लाइक कि महीने का खर्चा निकल जाए वो। महीने का खर्चा निकल जाए, इसके लिए उन लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग सी कहानी मैंने सुनी थी अभी हाल ही में, जो रोगन पॉडकास्ट पे नील डिग्रास टाइसन नाम के एक फिजिसिस्ट आए थे। वो इलॉन मस्क के बारे में बता रहे थे। तो कहते इलॉन मस्क के पास ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो संपत्ति है, लाइक 100 बिलियन डॉलर, बदलती रहती है वो कंटिन्यूसली, बट फिर भी। और वो रहते हैं एक सिंगल अपार्टमेंट हाउस में, एक छोटे से घर में। कहने को तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, क्रेजी, बहुत सारा बट पैसा एक्चुअल में द मनी, द एसेट्स ही होल्ड इज वेरी लेस। सॉरी, द मनी ही होल्ड्स इज वेरी लेस, बट उनकी वेल्थ जो है, जो उनके है, वेल्थ है, शेयर्स है, शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट, स्पेस एक्स में हो गया, न्यूरालिंक में हो गया, हाइपरलूप में हो गया, इन सारी जगह में, ट्विटर में है। तो उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा है, उनके पास मनी एक्चुअल में बहुत ज्यादा कम है। ऑन दी अदर हैंड जेफ बेजोस, जिनके पास वेल्थ भी बहुत ज्यादा है, मनी भी बहुत ज्यादा है, लाइक जेफ बेजोस की पर्सनल यॉट वगैरह है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट्स ऑफ द बिलियनर, मतलब दोनों ही काफी बड़े बिलियनर्स है नेटवर्क के हिसाब से, बट दोनों की जो लाइफ है, लाइफस्टाइल, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो एक्सप्लेन कर रहे थे नील डिग्रास टाइसन उस कहानी में। उसके बाद जो हम चैप्टर नंबर, हाँ बोलो। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास होते हैं वो पैसे कमाते हैं खर्चा करने के लिए। और जो जैसे कि जो रिच माइंडसेट होता है वो पैसा कमाते हैं बचाने के लिए। ओके। एक ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, ऑलमोस्ट लाइक जो सेकेंड चैप्टर था वर्क टू उसके यस। इक्विवेलेंट से चैप्टर है कि वर्क टू लर्न, वर्क टू एक ऐसा काम करे जिससे आपको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, कंटेंट मिले कि यार कुछ काम किया है। ऐसा काम करो कि जिससे आपको वो लूप में ना फंसो, आपकी बोरिंग काम है लेकिन महीने के एंड में ना चेक मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं खींच रहा हूँ वो काम। तो वो एक टॉक्सिक लूप है, उसमें ना फंसे आप, ये एक चीज ध्यान में रखिए। और ओवरऑल 6 के 6 चैप्टर जो है इस बुक के, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहते हैं चैप्टर्स के बारे में और जानना, तो डेफिनेटली इस बुक को पढ़िए। और ये जो 6 के 6 चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके थ्रू एक्सप्लेन किए गए आपको किस प्रकार से एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस है, किस प्रकार से आपको थिंक करना चाहिए इन द ऑर्डर टू मेक मनी। एंड चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो है उनके उनके थ्रू आपको एक ओवरऑल रिवीजन दिया गया है, ओवरऑल ओवरव्यू दिया गया है पहले 6 चैप्टर्स का। और इसको एक कंप्लीट बुक बनाने की कोशिश की गई है। और इस बुक को बार बार उन्होंने रिवाइज भी किया है, हर ईयर वो एक नया मतलब चेंजेस करते रहते हैं और ऐड करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स, क्योंकि वक्त बदलता जाता है और लेसन्स भी बदलते जाने चाहिए। और इस काम को काफी अच्छे से किया है रॉबर्ट कियोसाकी और उनके पब्लिशर ने, कि हर वक्त के अनुसार वो थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाते हैं। और इसको एक कंप्लीट बुक बनाने की कोशिश की गई है, एक कंप्लीट गाइड फॉर पर्सनल फाइनेंस बनाने की कोशिश की गई है फॉर बिगिनर्स। एंड ये बुक स्टैंड आउट करती है उस एस्पेक्ट में, क्योंकि बाकी की जो बुक्स है दे आर जस्ट गाइड फॉर पर्सनल फाइनेंस, बट यहाँ पे ना आपको एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर ऐड कर दिया गया है। आप रिलेट करते हो उस छोटे बच्चे से जो रिच होना चाहता है, उस छोटे बच्चे की इट्स कहानी है ये। तो दैट्स द थिंग विच मेक्स this book one of the best personal finance books ever, or there is a reason why this is a bestseller book, or this book is known worldwide for. this book is just like knowing a little about a lot. या एग्जैक्टली। तो ये तो बिगिनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप फाइनेंस की ओर।
इसके बाद भी काफी सारी बुक्स है, लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, थिंक एंड ग्रो रिच है। इन सारी बुक्स की और भी हम बढ़ेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। ये तो पहला एपिसोड था, हालांकि रिच डैड पुअर डैड पे हमने बात की, और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए इस बुक को। अभिषेक ने इस बुक को दिए हैं 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। मैं दूंगा इसको 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। और काफी कुछ चीजें हो सकती थी शायद, और डिटेल्ड हो सकती थी, बट कंसिडरिंग कि बिगिनर्स के लिए बुक है, तो डेफिनेटली 8 आउट ऑफ 10। मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया इस बुक को पढ़ना। आपको भी श्योर चेकआउट करनी चाहिए। और सिया, तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक सिया। और फिर आगे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, मे बी एक नई बुक के साथ, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।